हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से जुड़े 3 अगस्त का जो परीक्षा संपन्न हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज की इस वीडियो में जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं 40 प्रश्न हैं, जीके जीएस के और साइंस के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और जो है इन सभी 40 प्रश्नों का सही सही उत्तर मूल्यांकन करेंगे। तो यदि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका थर्ड शिफ्ट में परीक्षा था, एग्ज़ाम था, तो आप अपना मिला लीजिएगा कि कितना सही करके आए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्रमशः सही आणविक द्रव्यमान क्या है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं CO2। तो देखिए कार्बन का जो होता है आपका आणविक द्रव्यमान वो 12 होता है। और यहाँ पे बात करते हैं प्लस ओ का होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 2। तो यहाँ पर हम इसका सरलीकरण करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 12 44। तो 44 आएगा कार्बन का। फिर उसके बाद में बात कार्बन डाइऑक्साइड का। और फिर यहाँ पे जब जल का करेंगे H2O का, तो यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पे आणविक हो जाएगा। और ऑक्सीजन का यहाँ पर 16, तो ये दोनों 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 और 44 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं 44 और 18। ठीक है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि तेल और पानी को आपस में मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए तेल और पानी को आपस में मिलाएंगे तो ये आपस में मिलता नहीं है, ये अलग अलग होकर आपस में चिपक जाते हैं अलग अलग। तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा गया था कि एक ही जहाज़ में 6008 कारों को लोड करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो देखिए 6008 कारों को लोड करने का जो भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह है वो है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह। तो विकल्प सी इस प्रश्न जो है करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वर्ष 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया A1 इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इस साल जो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और ये जो आपका भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पानी में डूबी हुई लोहे की कील या पानी से भरे बर्तन की तली थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो ये जो घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा था कि यदि 2000 वाट के हीटर को 2 घंटे तक लगातार चलाया जाता है तो इसके द्वारा खपत की गई कुल ऊष्मा ऊर्जा का मान में जूल में कितना होगा। तो देखिए जूल में यहाँ पे बताना है। और देखिए यहाँ पे जो है 2000 वाट का हीटर है और 2 घंटे चलाया जाता है। तो बात करते हैं जूल जो होते हैं वो पहले तो समय को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो शक्ति है 2000 वाट है और समय को हम यहाँ पे 2 गुणे 60 से करेंगे एक बार गुणा, तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। फिर से आपको 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2000 वाट हो गया और 7200 सेकंड हो गया। अब दोनों का यहाँ पे गुणा करा देंगे तो ये हमारा मान निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में जिसका मान होगा 1.44 गुणे 10⁻7। तो विकल्प सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वर्ष 2026 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। देखिए यहाँ पे दिवस से प्रश्न पूछा गया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 2026 में कब मनाई गई थी और कितने क्रम की मनाई गई थी। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं 7 मई को मनाई गई है और इनका जन्म जो हुआ था 7 मई और 1861 में हुआ था और 165वीं जयंती इनकी मनाई गई है। तो विकल्प जो है सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 165वीं। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2026 में कला के क्षेत्र में जो एन राजन को और प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह दियोल को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। तो इस हिसाब से जो है आपका एन राजम जो है करेक्ट आंसर है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में बात करते हैं, ये बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर देखिए ये जो पद्म विभूषण दिए गए हैं कितने किनको दिए गए हैं। तो गणतंत्र दिवस 2026 का अवसर पर भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ठीक है, उनको धर्मेंद्र सिंह को कला के क्षेत्र में जो महाराष्ट्र के हैं मरणोपरांत दिया गया। इसी साल इनकी मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद में श्री KT थॉमस सार्वजनिक मामले में ये दिया गया है जो केरल के रहने वाले हैं।
तो फिर अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था कि NIMHANS मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो आपको संबंधित है ना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान इसको बोला जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान है। यह संस्थान कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है आपका ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर था। फिर यहाँ बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन दुनिया के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा है। यह हर साल जनवरी के महीने में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला जो खेल स्पर्धा है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस खेल ने कुल 31 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो देखिए ये जो आपको मिलानो कोर्टिना जो है 2026 शीतकालीन ओलंपिक गेम ये जो हो रहा था आपको इटली में हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको नॉर्वे देश ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया था टोटल 41 पदक जीतकर। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लेकिन मेजबानी इटली कर रहा था। तो विकल्प सी नॉर्वे करेक्ट आंसर है। फिर इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पोलियो शहर में किया गया था। नॉर्वे ने कुल 41 पदक 18 स्वर्ण 12 रजत और 11 कांस्य जीतकर पद तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। फिर दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो 33 मेडल जीता था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो देखिए आपका रक्षा लेखा जो है महानियंत्रक ये जो पदभार संभाले हैं ये श्रीमती अलका नांगिया अरोरा जी हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का है जो करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था, देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट में कह रहा है कि वर्ष 2026 में 1 अगस्त से श्रीमती अलका नांगिया अरोरा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स अर्थात CGDA के रूप में पदभार ग्रहण किया। इनसे पहले 1 मई 2026 को अनुग्रह नारायण दास ने इस पद पर नियुक्त थे। रक्षा लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख CGDA ही होता है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुष प्रजनन निषेचन से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर पुरुष प्रजनन जो हिस्सा होता है उससे संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए शुक्राणु है, वृषण है, शुक्रवाहिनी है, लेकिन डिम्ब वाहिनी नहीं है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में बात करते हैं। ठीक है, पेड़ के तने की मोटाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो देखिए इसमें आपको जो है पार्श्व विभज्योतक जो है ना ये जिम्मेदार होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक के वास्ते अगले 5 वर्षों में कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखिए अगले 5 वर्षों के लिए जो है टोटल 20,000 करोड़ राशि प्रावधान किया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि घने जंगलों या मैदानी इलाकों में रहने वाले पक्षियों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों के पक्षियों के पंख और मांसपेशियां अधिक मजबूत क्यों होती है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पक्षियों के पंख और उड़ान के मांसपेशियां जंगल या मैदानी इलाकों के पंछियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और विकसित होती है। इसका मुख्य कारण पर्वतों के विरल कम घनत्व वाली हवा में लंबी दूरी तक तेज हवाओं के विपरीत उड़ान भरने के लिए अनुकूल है। तो इस कंडीशन में जो है विरल हवा और तेज हवाओं के बीच लंबी दूरी उड़ान भरने के लिए तो विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के परे रखी वस्तु को जब मुख्य अक्ष पर वक्रता की ओर स्थानांतरित किया जाता है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस कंडीशन में जो है प्रतिबिंब फोकस से दूर वक्रता केंद्र की ओर बढ़ता है और आकार में बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में जो है जो प्रतिबिंब है जो फोकस दूरी से वक्रता की ओर बढ़ता है लेकिन आकार में बड़ा होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में यहाँ पे बात करते हैं, पूछ रहा है कि आयरन ऑक्साइड के अयस्कों को अशुद्धि से संतृप्त या अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आयरन ऑक्साइड के जो अर्थात लोहे के ऑक्साइड जो अशुद्धियों से सांद्रित अशुद्धियाँ जो होती है उसको सांद्रित अलग करने के लिए क्या अपनाई जाती है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि केकड़े और केंचुए के शरीर पर बाहरी सख्त या सुरक्षात्मक परत होने का मुख्य जैविक कारण क्या है। देखिए जो केकड़े होते हैं और केंचुए होते हैं इनके शरीर पर बाहरी सख्त सुरक्षात्मक एक परत होता है। इसका कारण होता है
कि यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, नमी बनाए रखती है और शारीरिक सहायता देती है। तो इसमें आपको विकल्प सी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होती है, जिसे कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा जो किसको कहा जाता है जी, तो ये कहा जाता है एटीपी को कहा जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विकल्प जो है 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए सबसे अच्छा चालक यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है चांदी, फिर उसके बाद में और भी कुछ तत्व है जैसे एल्युमिनियम हो गया। इन सभी में देखा जाए तो एल्युमिनियम जो है सबसे अच्छा है। तांबा से भी आपको एल्युमिनियम जो है अच्छा माने जाते हैं प्रवाह के लिए। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा था कि समान वृत्तीय गति जैसे वृत्तीय गति हो रही है, ठीक है, और के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। तो पहला कथन है चाल और वेग दोनों स्थिर होते हैं। देखिए चाल और वेग दोनों स्थिर नहीं होता है, इसमें वेग हमेशा जो है बदलते रहता है, हमेशा हर एक डिजाइन पर आपको वेग हमेशा बदलते रहता है। बात करते हैं यहाँ पे चाल बदलती है लेकिन वेग स्थिर रहता है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। फिर चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग लगातार बदलता है, तो हाँ ये करेक्ट है। चाल तो एक समान रहता है, जब अगर एक समान चाल है तो मान लीजिए कि वो स्थिर है एक प्रकार से, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग लगातार बदलता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई पर रखी m किलोग्राम की किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ही पूछ लिया गया है। तो पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई पर स्थित m किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान mgh होता है। यहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, तो mgh जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। विकल्प 20 प्रश्न का है जो करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के अणु H2O के प्रकाशीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उप उत्पादन के रूप में निकलती है। तो ये जो आपके जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जल के अणु प्रकाशीय अपघटन के दौरान जो है ना, ये आपको निकालती है ऑक्सीजन। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन O2। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यदि कोई पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं औसत चाल तो बहुत छोटी हो जाने वाली है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो है समय 1.5 घंटा है। हम इसमें भाग जो है सूत्र लागू कर देंगे, ठीक है। सूत्र लागू क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, औसत चाल, तो टोटल डिस्टेंस में और टाइम से यहाँ पे भाग करा देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पर्यावरण में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों का मुख्य प्रभाव या कार्य क्या होता है। तो ये जो कार्य जो होते हैं पर्यावरण में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों का मुख्य प्रभाव का कार्य क्या होता है। तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित या नष्ट नहीं हो पाते हैं। ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और खाद्य श्रृंखला के संचित होकर पर्यावरण में प्रदूषित करते हैं। तो ये जो है ना आपके हो जाएंगे, वे पर्यावरण में संचित होकर लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते हैं। तो विकल्प जो है बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि परमाणु संरचना के संदर्भ में न्यूट्रॉन की प्रकृति और स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए परमाणु संरचना के संदर्भ में न्यूट्रॉन के जो प्राकृतिक और स्थिर स्थिति के बारे में कथन जो सही है ना, ये आपके यह धनावेशित होता है तथा नाभि के बाहर चक्कर लगाता है। ये गलत है, नाभि के बाहर चक्कर नहीं लगाता है और धनावेशित भी नहीं होता है। यह ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक नहीं होता, ये आवेशहीन होता है तथा नाभि के केंद्र में रहता है। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, टोटल मुझे इतना ही प्रश्न मिले। ये टोटल 35 या 40 के बीच में प्रश्न थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना देख लीजिए कि कितना प्रश्न आप सही करके आए हैं, ठीक है। और आगे का तैयारी भी कर लीजिए, जैसे पीटी का तैयारी होता है ना दौड़ के लिए, तो वो तैयारी अपना जारी रखिए, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है बढ़िया तो उम्मीद करता हूँ कि आपका परीक्षा अच्छा गया होगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।